तो नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान आप सभी लोगों का उज्ज्वल क्लासेज आरटीपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खुशी की बात होती है कि हम लोग सिलेबस एकदम जैसे कोचिंग में पढ़ते हैं वैसे पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आज हम क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है एक्सरसाइज 1.2 तक पहुंच गए हैं, यानी प्रश्नावली 1.2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल मैं पूछ रहा हूं, जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि मैं एनसीईआरटी की बुक को ही सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी की बुक लेकर ख़रीद लीजिए या फिर है किसी से तो मांग लीजिए और आप लॉकडाउन में अपने घर के अंदर ही रहें और पढ़ें। बाकी सहायता हम खुद अपने स्तर से कर रहे हैं आप लोगों की। तो यदि नहीं भी किताब होगी तभी भी आप चाहेंगे तो आप विधिवत पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं सवाल पढ़ूंगा भी और हर सवाल बताऊंगा भी। तो देखिए, मैं प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में बताने जा रहा हूं। लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल इसमें दिया है 140, दूसरा दिया है 156, तीसरा दिया है 3825 और चौथा दिया है 505 और पांचवा दिया है 7429। ये दिया है आपका सवाल। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो 1 को नहीं लेंगे इसमें, इस गुणनखंड में 1 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य। तो इसलिए हम क्या करेंगे, केवल अभाज्य गुणनखंड लेंगे। तो चलिए एक मैं इसमें से हल्का सवाल बताता हूं, जैसे 140 का कीजिए, ठीक है ना। पहला मैं हल कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला 140 अभाज्य गुणनखंड आप छोटे क्लासों में किए भी होंगे। 2 से कटाइए, 2 7 14, 2 से कटेगा ना। कैसे पता होता है कि 2 से कटेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 है नहीं। कितनी बार में कटेगा, 35 बार में। अब किससे कटेगा, 5 बार में। कई बार में, 7। 7 किससे कटेगा, 7 एक बार। यानी 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 × 2 5 × 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 × 2 5 × 7, ठीक है। ऐसे ही मैं बता देता हूँ, ये 3825 2 से कटेगा, नहीं कटेगा 2 से। क्यों, क्योंकि इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से कटेगा, देख लेते हैं। 8 2 10, 5 15, 15 3 18। 3 से कटेगा, कटाइए। 3 एकम 3, 3 दूना के 6, यहाँ से 2 बचेगा ना। 3 7 21, 3 5 15। अब कटेगा, 3 से कट जाएगा। 7 5 12, 3 15, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 5 15। अब 4 2 6 5 11, ना कटेगा, ठीक है। तो जब 3 से हो गया, 4 से कटेगा। 4 से नहीं, 4 से कैसे पता होता है कि कटता है, इकाई के 2 स्थान यदि 4 से कट जाते हैं, इकाई नहीं इकाई और दहाई, ठीक है ना। 2 अंकों से बनने वाली यदि संख्या कट जाती है तो पूरी संख्या कट जाएगी। यहाँ पे इकाई और दहाई के अंक नहीं कट रहा है ना, पूरा टोटल जो संख्या है। तो हम देखेंगे कि 4 से नहीं कट रही है तो 5 से। 5 से कटने का नियम क्या है, इकाई के स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, 5 8 40 और 5 5 25। अब किससे कटेगा, 5 बार, 5 1 में 5, ठीक है। और 5 7 35 और 17 से कट जाएगा क बार में, एक बार में। तो 38 25 का क्या आ जाएगा, 3 × 3 5 × 5 × 17। यह क्या हो गया, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही चाहेंगे तो आप बाकी सवालों का भी गुणनखंड कर सकते हैं। तो मैं लास्ट वाला सवाल बता देता हूं, 5वां सवाल 7 4 2 9, ठीक है। किससे कटेगा, ये सवाल यही है। तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से, 9 4 13 2 15 और 15 7 22, 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से नहीं कटेगा, 2 अंकों को देखिए, नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटने का क्या नियम है, 2 और 3 से कटेगा। तब 7 से भी नहीं कटेगा, कटा कर देख लीजिए। 7 एकम 7 7
8 से 3 अंक, 8 से कटने का नियम यह है कि 3 अंक देखते हैं, ठीक है ना, 3 अंक देखते हैं, इकाई दहाई सैकड़े के अंक। यदि तीनों अंक मिलकर जो संख्या बना रहे हैं उससे यदि 8 से कट जाता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाता है, 9 से कटेगा नहीं। 10, 11, 10 से तो नहीं कटेगा, इकाई का स्थान पे 0 नहीं है तो 10 से नहीं कटेगा, 11, 12 नहीं कटेगा। तो आप ऐसे ही चले जाइए तो 17 से कट जाएगा जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि 17 से कट रहा है कि नहीं, देख लिया जाए, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। भाग देकर देखेंगे ना, विभाज्यता 17, 17 चौके कितना होता है 68, 69, 70, 6 ना, अब 34, 17 51 होता है ना, 17 51, 9 इसमें का 2, 11 ना, ठीक है। अब के 17 7 119 होता है ना, 119 कितनी बार में कटा है 437 बार में। अब ये किससे कटेगा देख लीजिए, 437 किससे कटेगा भाई, सोचना पड़ेगा कि 437 किससे कटेगा। तो देख लिया जाए, इधर तो नहीं कटेगा, 19 से देखते हैं, 437 19 से देखा जाए तो 19 दूना के कितना होता है 38, 13 में से 8 जाएगा 5, ये खत्म, 7, 19 ત્યાં 57, तो कट गया 23 बार में कटेगा। 23 आपको पता है कि 23 से कटेगा नहीं, एक बार में। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे क्या आ गया 23 आ गया, क्या आ गया 23, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी सब सवाल हल्के हैं तो आप सब कर लेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, 5005 का कर लीजिएगा, और बाकी 3 सवाल मैंने बता भी दिया है, ठीक है ना। अब आते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या है, पूर्णांकों से निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के क्या किया है, सवाल नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया है कि नीचे कुछ सवाल दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम निकालिए और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। देखिए एक बात मैं बता दूं, एलसीएम कैसे निकालते हैं बोलिए, और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, संख्याओं में संबंध अभाज्य प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। क्या मैंने बताया था पीछे, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालता है, तो संख्याओं का हम जो भी गुणनखंड करते हैं उन गुणनखंडों में से प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल लेते हैं, ठीक है ना। जो भी उभयनिष्ठ होता है, ठीक है ना, उसमें हम क्या करते हैं कि छोटी घात लेते हैं, ठीक है ना, सबसे छोटी घात लेते हैं और उसका गुणा कर देते हैं। और एलसीएम कैसे निकालते हैं, संख्याओं से संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं और उसका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। और एक बात क्या होता है, पहली संख्या, ये आप जानते होंगे, पहली संख्या गुणे
दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, म स और गुणे ल स। ठीक है, तो इसको भी हमें सत्यापित करने के लिए कह रहा है, जांच करने के लिए कह रहा है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणे LCM। तो ये आपका पूरा सवाल हो गया। पूरा सवाल क्या है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं। ठीक है ना, तो चलिए आ जाते हैं अपने सवाल में। सवाल में देखिए क्या क्या लिखा है। सवाल में दूसरा के दिया है 26 और 91। ठीक है, इसमें दूसरा सवाल दिया है 510 और 92। तीसरा सवाल दिया है 336 और कितना 54। ये आपके 3 सवाल दे रखा है। ठीक है ना, तो चलिए मैं HCF और LCM क्या करता हूँ, निकाल देता हूँ। तो मैं निकाल देता हूँ तीसरा का, अंत भला तो सब भला, तो मैं तीसरा का निकाल देता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन थर्ड। तो हम क्या करेंगे भाई, हम LCM और HCF निकालना है तो हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना, 336 का 2 से कटेगा, 2 एकम में 2, 2 छके 12, 2 आठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 21, 3 7 7 1। ठीक है, और 54 का क्या हो जाएगा, 2 से कटाइए 27, 3 से 9, फिर 3 से 1। ठीक है, तो ये हो गया 336, ये हो गया 54। 336 लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, HCF निकालना है। HCF माने हम लोग क्या करते हैं कि जो भी कॉमन है न्यूनतम घात का वो लेते हैं। जैसे ये देखिए कॉमन है ना, कम घात का, एक घात का, ये कम से कम एक घात है तो एक घात का कॉमन हो गया तो 2 का घात 1 हो गया। चाहेंगे तो घात के रूप में इसको क्या लिखेंगे बोलिए, 2 के घात 4, 3 का घात 1, 7 का घात 1। इसको क्या लिखेंगे, 2 के घात 1 और 3 के घात 3। तो अब बताइए दोनों संख्याओं में कौन सा गुणनखंड कॉमन है, एक 2 का घात 1 या ये 3 वाला, ये गुणनखंड कॉमन है। तो न्यूनतम घात कॉमन करना है। 2 के घात 1 है तो इसमें भी 2 के घात 1 गुणे 3 के घात 3 है तो इसमें 3 का घात 1 है, तो न्यूनतम ये है ना 3 का घात 1। तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। HCF आपका आ गया 6 आ गया। ठीक है, और LCM निकाल देता हूँ। LCM का निकालना है, बड़ी घात लेना है। तो बड़ी घात क्या है, 2 के घात 4 है ना, और गुणे इसमें क्या है 3 के घात 1, 3 के घात 3 में 3 के घात 3 और गुणे क्या 7। हल कीजिए, 2 का 4 बार गुणा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, 3 के घात 3, तितली के 9 3 27 गुणे 7, गुणा कीजिए 16 गुणे 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 दूना के 14, 4 18, गुणा कर दीजिए 189 में 16 का गुणा कीजिए, 189 गुणे 16, 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 8 48 और 5 53 को 3 हासिल 5, 6 का में 6 5 11, 9 8 1 4, 9 3 12 को 2, 8 1 9 1 10 और 1 1 2 1 3। देख लेते हैं, थोड़ा एक बार मिला लेते हैं कि गुणा सही है या गलत है। ठीक है ना, तो चलिए 3024 देख लीजिए, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16, गुणा सही है गलत मिला लेते हैं। तितरी के 9 3 27, 7 7 49 को 9 हो जाएगा, और 7 दूना के 14, 4 हासिल बचा 18, 6 9 54, 5 6 8 48, 5 53, 6 1 11, 1 9 9 1 8 8 1 1 में 4, 9 3 12 को 2 10 2 1 3, 3024 हो गया। तो 336 और 54 का HCF 6 आएगा और LCM आएगा 3024। ठीक है, एक सवाल हो गया।
अब कह रहा है कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं है कि नहीं। तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का आप क्या निकालिए, गुणनफल निकालिए। तो आप ये देखेंगे कि दोनों संख्याएं हैं क्या। तो देख लीजिए दोनों संख्याएं क्या थी। एक था आपका 336 ये, और गुणनफल यानी कि कितना 54। तो गुणा कीजिए, 4 छक्का 24 को 4 हासिल 2, 4 तें 12 2 14 हासिल 1, 4 तें 12 और 1 13, 5 छक्का 30, 5 तें 15 3 18, 5 तें 15 1 16, 4 4 8 3 11 को 1, 6 1 7 1 8 1, 18,144। अब क्या निकालिए, लसा गुणे मौसा निकालिए। तो लसा कितना था 3024 गुणे 6 था ना, तो क्या आ जाएगा 6 चौके 24 को 4, 6 दूना के 12 2 14 और 6 3 18। देखिए आ गया कि नहीं, आ गया। और यही हमें जांच करने के लिए कहा था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो अतः क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है LCM गुणे HCF। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्या किया, दूसरा सवाल का तीसरा सवाल हमने लगाया। दूसरा में 3 सवाल दिए हैं, तो हमने क्या किया है, तीसरा लगा लिया है। ठीक है। अब आपको मैं तीसरा सवाल पर ले चलता हूँ। तीसरा सवाल ले चलता हूँ। तीसरा सवाल क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो तीसरा सवाल मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। तीसरा सवाल है क्या, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है, निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आपसे कह रहा है कि LCM और HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है ना। तो चलिए आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है, 12 15 और 21 ये दिया है। इसी में दूसरा सवाल दिया है 17 23 और 29। तीसरा सवाल क्या दिया है, 8 9 और 25। तो चलिए हम लोग पहला हल कर देते हैं। पहला सवाल क्या है, देखिए 12 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया। 12 का गुणनखंड कर लीजिए, 15 का कर लीजिए, ये कर लीजिए। ठीक है। तो पहले HCF निकाल देते हैं। HCF में क्या बताए हैं, HCF में बताए हैं कि कॉमन जो भी उभयनिष्ठ होता है उसको हम लेते हैं। ठीक है ना। जो भी कॉमन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लेते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। तो HCF का हो गया 3, यानी न्यूनतम घात लेते हैं। तो वो भी उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो सब में उभयनिष्ठ क्या है, 3 है। तो अब देखिए कि यहाँ पे 3 का घात 1 है, 3 का घात 1 है, 3 का 1 घात है। तो न्यूनतम क्या है, 3 है। ठीक है ना। और LCM कैसे निकलेगा, LCM यानी कि सभी में से घात के रूप में लिख लीजिए, 2 के घात 2 और 3 के घात 1। इसको लिखेंगे 3 का घात 1 गुणे 5, ये 3 का घात 1 गुणे 7। ये कैसे निकालेंगे, तो प्रत्येक गुणनखंडों में जो अधिकतम घात होती है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे 2 के घात 2 अधिकतम है ना, तो ये ले लिया। 3 का घात अधिकतम क्या है, किसी को भी ले सकते हैं, तो 3 का घात 1। 5 का घात 1 ये अधिकतम है, इसको आप ले सकते हैं 5 का घात 1। 7 का घात 1 अधिकतम है, यहाँ पर तो ले सकते हैं। तो 2 दूना के 4 हैं, 12 5 60 गुणे 7, 7 छक 42, 420 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि सभी सवालों का LCM और HCF निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो आप क्या कीजिएगा,
निकाल लीजिएगा। मैं दूसरा सवाल एक बार हिंट कर देता हूँ। 17 है, 23 है, 29 है, तो 17 का गुणनखंड क्या होगा? 17 ना। 23 का क्या होगा? 23 होगा। 29 का क्या होगा? 29 होगा। ठीक है, यानी कि सभी अभाज्य संख्या हैं। तो जब सभी अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि उसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है, तो उसमें जो मौसा होता है वह क्या होता है? एक होता है। ठीक है ना, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है ना, कोई संख्या उभयनिष्ठ है देख लीजिए। आज जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तो मौसा कितना होगा? एक होगा। चूंकि इनमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, अतः मौसा क्या होगा? एक होगा। और लौसा क्या होगा? इस दशा में सबका गुणा करेंगे। 17 गुणे 23 गुणे क्या? 29। ठीक है ना, तो आप गुणा कर लीजिएगा 17 का 23 में, और उसके बाद किस में करना है? 29 में कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, इसलिए मैं उसका आंसर नहीं लिख रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा। गुणा तो आपको आता ही होगा। अब मैं अगला सवाल बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, अगला सवाल है चौथा। चौथा देखिए क्या दिया है, HCF। चौथा सवाल है HCF 306 और 306 और 657 दिया है, 9 दिया है। LCM 306 और 657 पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो एक बात बताइए, अभी क्या पूछे हैं? पढ़े हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या कितना है? 306। दूसरी संख्या कितना है? 657। एलसीएम आपको निकालना है ना, देख लीजिए ये एलसीएम आपसे पूछ रहा है। HCF कितना दिया है? 9। ये 9 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657। अब कटाइए, ये गुणा में है भाग में, 9 से कट जाएगा। क बार में? 9 3 27, 3 और 9 चौके 36। तो 34 से गुणा कर दीजिए। 657 में 34 से गुणा कीजिए। 7 चौका 28 को 8 हासिल कितना आएगा? 7 चौका 28 को 8 हासिल 2। 4 पचे 20, 2 22, 4 छक्का 24, 2 26, 3 7 21 को 3 7 21 को 21 को 1 हासिल 2 ना, 3 पचे 15, 2 17 हासिल 1, 3 छक्का 18, 1 19, 8 2 1 3 और 6 7 13, 9 2 11, 1 12 और 1 1 2, 22,338। ठीक है, तो आप कहीं यदि गलती होता है गुणा में तो आप थोड़ा मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है ना, लेकिन मुझे लग रहा है कि सही है, गुणा गलत नहीं है, लेकिन यदि गलत होती है तो आप मिला लीजिएगा। तो क्या समझे आपने? इसका मतलब यही होगा कि एलसीएम जो होगा 306 का और 657 का, वह कितना होगा? 22,338। ये आपका क्या मिल गया? आंसर मिल गया। ठीक है ना, ये हमने चौथा सवाल लिखा है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 5वां हल करते हैं। ये सवाल नंबर 5 है, 5वां हम लोग हल कर रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n का अंक 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं। कह रहा है ना कि 6 के घात n का जो अंक है 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, यानी कि 6 के घात n में इकाई का अंक क्या पूछ रहा है? 0 होगा कि नहीं। चलिए एक देखते हैं। जैसे n का मान प्राकृतिक लेना है, मैंने 1 लीजिए। 6 के घात 1 6 आएगा, 6 के घात 2 12 आएगा, 6 के घात 3 12 नहीं, 6 के घात 2 मैंने 36,
6 के घात 3 माने 6 6 के 36 और 6 से गुणा कीजिए, 6 6 के 36, 6 3 18 3 21, 216 आ रहा है। क्या आपको लग रहा है कि कभी इकाई का अंक 0 आएगा? नहीं आएगा, ठीक है ना, हमेशा 6 आ रहा है। लेकिन इस बात को हमें एक तरह से साबित करना है, सत्यापित करना है, कारण देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जांचना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n का अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका सीधा सीधा जवाब है, यदि 6 के घात n, ठीक है, का अंक 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा, तब यह 5 से विभाज्य होगा। 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अभी मैं इससे पहले विभाज्यता का नियम बता रहा था कि 5 से विभाज्य होने का मतलब वो संख्या के इकाई का स्थान पे 0 या 5 होगा, यानी इकाई पर 0 आएगा। ठीक है, तो यहीं पर कह रहा है कि यदि 6 के घात n का अंक 0 पर समाप्त होगा तब यह 5 से विभाज्य होगा। और जब 5 से विभाज्य होगा तो इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए, इसके गुणनखंड में 5 आना चाहिए। भाई जब 5 से विभाज्य है तो जाहिर सी बात है इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उस अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। ठीक है ना। लेकिन 6 के घात n का जब आप गुणनखंड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 गुणे 3, यही ना आ रहा है, यानी 2 के घात n आएगा, गुणे 3 के घात क्या आएगा? n आएगा। तो 2 के घात 3 आ रहा है और 3 के घात 3 आ रहा है। इसके सिवा 2 या 3 के सिवा और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं आ रहा है। लेकिन 6 के घात n में 2 और 3 के अलावे और कोई अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 2 और 3 के अलावा और कोई अभाज्य संख्या नहीं है, केवल 2 और क्या है? 3 है। अतः अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से, अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या कहलाती है कि किसी भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है उसके रूप में लिखा जा सकता है, किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, और बिना क्रम को ध्यान में दिए हुए जो गुणनखंड होते हैं वो अद्वितीय होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी संख्या में जो गुणनखंड है यदि क्रम को ध्यान न दिया जाए तो 2 और 3 ये अद्वितीय गुणनखंड होंगे, यानी इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं होगा। यानी कि जब 2 और 3 के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है यानी कि 5 गुणनखंड नहीं है। और जब 5 गुणनखंड नहीं है इसका मतलब कि इकाई का अंक 0 नहीं है, अर्थात 6 के घात n का अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है ना। अंकगणित की मूलभूत प्रमेय से, ठीक है, यह स्पष्ट है कि 2 और 3 अद्वितीय गुणनखंड है, अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है, n का कोई ऐसा मान नहीं है, कोई ऐसा मान नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मान नहीं है कि जिसके लिए 6 के घात n का अंक
जीरो पर समाप्त हो, पर जीरो पर क्या हो, समाप्त हो। तो कहने का मतलब यह है कि n का कोई भी ऐसा मान संभव नहीं है जिसके लिए 6 के घात n का जो अंक है वह जीरो पर क्या हो, समाप्त हो। तो एक बार और समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घात n का अंक जीरो पर समाप्त हो सकता है। तो इसका जवाब सुनिए, यदि 6 के घात n का अंक जीरो पर समाप्त होगा तब यह 5 से विभाज्य होगा। अब 5 से विभाज्य होगा तो इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए। लेकिन 6 के घात n का गुणनखंड ये होता है, तो 6 के घात n में गुणनखंड 2 और 3 है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है। अतः अंक गणित की मूलभूत प्रमेय से 2 और 3 एक अद्वितीय गुणनखंड है, अर्थात इसके अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आएगा। और जब और कोई गुणनखंड नहीं आएगा तो यह क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक जीरो नहीं आएगा, यानी कि यह जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं छठवां सवाल। छठवां सवाल देखिए क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए, मैं लिख देता हूं, व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। तो चलिए देखते हैं क्यों भाज्य संख्या है, देख लिया जाए। अच्छा ये बताइए इसमें कामन क्या है, 13 कामन है ना, तो 7 गुणे 11 प्लस ये 7 गुणे 11 बचेगा, 1 बच गया, तो 13 गुणे 11 7 77 1 78, ठीक है 78। अब देख लीजिए 78 किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 3 6 2 9 18, 13 3 39, 3 गुणे क्या आ जाएगा 13। तो बताइए इसका एक और स्वयं से और भी संख्याएं से कट रही है ना, यानी कि इसका जो गुणनखंड है, गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 से अधिक है। और जब 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उस दशा में जो संख्या होती है वह संख्या भाज्य संख्या है। लिखेंगे चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, जब 2 से अधिक गुणनखंड है अतः यह क्या होगी, भाज्य संख्या होगी, अतः भाज्य संख्या है, अतः भाज्य संख्या है। इसी तरह से उसको देख लिया जाए कि वह भाज्य संख्या है कि नहीं। तो देखिए इसमें 5 कामन है कि नहीं, 5 कामन है ना, तो 5 कामन कर लीजिए तो बचेगा का 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसको देखिए 5 गुणे, इसको हल किया जाए कितना आ रहा है देखा जाए तो 3 दूना के 6, 6 चौके 24, ये 24 हो गया, और 7 छक 42, कितना आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, 4 चौके 16, 4 दूना के 8 1 9, गुणा मिला लीजिए 2 चौके 8 2 दूना के 4, 4 चौके 16 और हासिल 1 4 दूना के 8 1 9, 8 6 4 10 को 0 और 9 1 10, 1001 जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो 1 जोड़ेंगे तो 1008 ये हो गया और ये 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1000 कितना हो गया 9 हो गया। अब जरा हम लोग काम करते हैं अपना 1009 पर काम करते हैं, ठीक है ना। गुणा हम लोग मिला लेते हैं, 2 3 6, 6 चौके 24 और 42, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, 4 चौके 16, 4 दूना के 8 1 9, 8 0 0 और ये आ जाएगा 1, 1008 ये हो गया और 1 यह कितना हो गया 1009। तो 1009 का गुणनखंड कीजिए 1009 का गुणनखंड कीजिए, क्या आ रहा है देखा जाए। किससे कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, और ऐसे ही मिलाते जाइए। लग रहा है कि 1009 से कटेगा, ठीक है ना।
तो इसके गुणनखंड क्या होगा, एक एक होगा कि नहीं, तो गुणनखंडों की संख्या 2 से क्या है, अधिक है। तो जब गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है तो इसलिए यह क्या होगा, यह भाज्य संख्या होगा, ठीक है ना। तो ये जो दोनों दी गई संख्याएं हैं यह क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। अब आगे चलते हैं, अंतिम और लास्ट सवाल है हम लोगों का, इस प्रश्नावली का अंतिम और लास्ट सवाल क्या है, 7वां सवाल मैं पढ़ रहा हूं। देखिए 7वां सवाल है क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बात ऐसी है कि ये देखिए, ये है, यहाँ से दो व्यक्ति चल रहे हैं एक ही स्थान से, ये 12 मिनट में चक्कर लगा रहा है एक कितने में लगा रहा है, 18 मिनट में। तो कह रहा है कि कितने समय बाद वह पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देख लेते हैं। तो यह जानने के लिए दोनों का लसन निकालना होगा, ठीक है ना। दोनों एक साथ मिलेंगे यह जानने के लिए क्या करना होगा, के लिए 12 और 18 का लसा ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। लसा ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम लोग लसा ज्ञात करते हैं। 12 हो गया और ये 18 हो गया। कैसे लसा निकालते हैं, निकाल दीजिए। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। चलिए घात के रूप में 2 के घात 2 गुणे 3, इसको 2 गुणे 3 के घात 2। लसा कैसे निकाला जाता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं। 2 के घात 2 ये मैक्सिमम पावर है। यहाँ पे 3 के घात 1 3 के घात 2, मैक्सिमम पावर 3 के घात 2 है। तो 2 दूना के 4 गुणे 3 तिली के 9, 9 चौके 36 मिनट। अर्थात वे दोनों व्यक्ति, यानी कि दोनों व्यक्ति कौन कौन है, दोनों व्यक्ति हैं, एक है सोनिया और एक कौन है, रवि। तो रवि और सोनिया पुनः एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः रवि और सोनिया एक साथ पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। तो क्या आपने समझा कि 12 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है एक व्यक्ति और एक 18 मिनट में। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। यह जानने के लिए दोनों का क्या निकालना होगा, लसा। लसा कितना आया, 36 आया। इसका मतलब यही है कि रवि और सोनिया दोनों एक साथ कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। तो आज हम लोगों ने काफ़ी अच्छी शुरुआत की। प्रश्नावली 1.2 शुरू भी किया 1.2 को और ख़त्म भी किया, ठीक है ना। तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति हमारे चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह प्लीज़ आप जाइए यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नई वीडियो बनाएं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी त्रुटि हमसे होती है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेजें।